आफ्टर द ब्रेक सिचुएशन रूम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। डेलीगेशन पाकिस्तान ईरानी जो है पहुंच चुका है। अब से कुछ देर बाद अमेरिकन डेलीगेशन जो है वो भी पाकिस्तान पहुंच जाएगा। आसमा साहिबा, जिस तरह हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि दोनों जानिब से जो वफूद हैं उनकी अगर कंपोजिशन देखी जाए, जेडी वैंस अमेरिकन डेलीगेशन जो है उसको हेड कर रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं। एक ट्रस्ट हम देख रहे थे स्टीव विटकॉफ पर और जेड क्रिश्नर जो है उनके ऊपर, क्योंकि मुज़ाकरात के दौरान ही ईरान के ऊपर अटैक हो गया था। ईरान का भी मुतालबा था कि जेडी वैंस को इस डेलीगेशन में शामिल किया जाए और पहले दिन से वो इस जंग के हमायती भी नहीं है, इसके खिलाफ भी थे। तो उनकी शमूलियत कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? देखिए, जेडी वेंस का इस्लामाबाद आना बहुत ही अहम है और इसका क्रेडिट जेडी वेंस को ही जाता है। उसकी वजह यह है कि ईरान ने जो शराइत रखी थी उसमें ये शर्त बहुत अहम थी कि जेडी वेंस के साथ ही वो बात करेंगे। और इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है कि वो क्यों चाहते थे ईरानी के जेडी वेंस के साथ बात करें, क्योंकि इस पूरे जंग के तनाज़े के अंदर जेडी वेंस वो वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने इस जंग को से अमेरिका को मना किया था। और उन्होंने अपनी राय दी थी कि ये जंग अगर हुई तो आबनाए हुर्मुज़ बंद हो जाएगी और अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद हो गई तो फिर अमेरिका के लिए उसको खुलवाना नामुमकिन होगा। और उन्होंने ये यानी यहाँ पे अमेरिका में ये बात बहुत हो रही है कि जेडी वेंस ने जो कहा था वो सब कुछ दुरुस्त साबित हुआ। इसी बुनियाद के ऊपर जेडी वेंस बहुत अहमियत इख्तियार कर गए और आपने देखा था कि पिछले कुछ सर्वे जो हुए हैं उसमें जेडी वेंस ने रिपब्लिकन्स के अंदर सबसे ज्यादा मकबूलियत भी हासिल की है। उनके जो वोट्स हैं वो भी बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जेडी वेंस ने इस अपॉर्चुनिटी के अंदर एक यानी उनकी जो राय थी वो बहुत दुरुस्त राय थी जिसको कि अमेरिका सराह रहा है। तो अब अगर जेडी वेंस इसके ऊपर बात करेंगे तो ये खुद जेडी वेंस के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा और हो सकता है कि उनको भी एक चैलेंज के तौर पर ये जो मुज़ाकरात है वो दिए हों कि ऐसी सख्त शराइत रखी जाए कि जेडी वेंस जो है वो ईरान जो है वो उससे हट जाए। लेकिन अब ये जेडी वेंस के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा और अगर वो इस इम्तिहान से गुजर गए और ये मुआहदा किसी तरीके से तय पा गया तो जेडी वेंस जो है वो अमेरिका की तारीख में एक बहुत ही अहम सदर के तौर पर सामने आएंगे। प्रेसिडेंट निक्सन के बाद शायद जेडी वेंस ही वो नायब सदर होंगे। यानी निक्सन तो प्रेसिडेंट थे जो कि इस तरह की डील के अंदर जो है वो अपना उनका एक बड़ा मकाम जो है वो आएगा और मेरा ख्याल है इसी को वो देख भी रहे। तो जेडी वेंस की तरह का एक तो ईरान की खुद चॉइस होना, फिर जेडी वेंस का इस जंग के आगाज के ऊपर इसके इख्तिताम को प्रिडिक्ट करना और जेडी वेंस के जो उनकी अपनी एक काबिलियत है उनकी, यानी एक बतौर राइटर के गो कि वो बहुत जूनियर हैं। 1982 में वो पैदा हुए, 2022 में वो सियासत के अंदर पहली मर्तबा एक्टिव नजर आए और 24 में वो नायब सदर बन गए। तो उनका अपना जो एक कैरेक्टर है या उनकी अपनी जो शख्सियत है वो बहुत उसको लोग पसंद कर रहे हैं। तो और बहुत उनका एक अच्छा जिक्र होता है सॉफ्ट इमेज के तौर पर, रिपब्लिकन के फेस के तौर पे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और मेरा ख्याल है कि जेडी वेंस इस अपॉर्चुनिटी को ठीक है, मतलब कि जेडी वेंस के एक अपना भी उनका स्टांस जंग को लेकर और आगे चलकर यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हैं, आगे चलकर वो जो है सदारती उम्मीदवार भी हो सकते हैं। आबिद साहब, एक तो जेडी वेंस हैं, ऑन द अदर साइड मोहम्मद बाकिर कालिबाफ जो स्पीकर हैं जो ईरानी पार्लियामान के, वो दूसरे डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। दोनों शख्सियात के बारे में आप कैसे देखते हैं इनको और जेडी वेंस की शमूलियत इस पूरे मुज़ाकराती अमल में उसकी कितनी इंपॉर्टेंस हो सकती है और उनका स्टांस दुनिया के सामने है? जी देखिए, हम एक इंटरनेशनल रिलेशन में एक चीज़ कही जाती है जी, लेवल ऑफ एनालिसिस। लेवल ऑफ एनालिसिस में जब किसी आप कन्फ्लिक्ट को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं या आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले पर्सनैलिटीज होती हैं, फिर ग्रुप्स होते हैं, फिर कंट्री होती है और फिर आप इंटरनेशनल सिस्टम को देखते हैं। उस इसकी बेसिस पे आप किसी नेगोशिएशंस में जा सकते हैं, कुछ मामलात को सुलझा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरनेशनली कर सकते हैं। इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा और अस्मा साहबा भी जैसे कह रही थी, पर्सनैलिटीज को जो नेगोशिएशन टेबल पे हों, उनका जो बैकग्राउंड होता है, पॉलिटिकल बैगेज होता है या कॉग्निटिव बैगेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
जहाँ देखिए, मैं जेडी वैंस की बात बाद में करता हूँ, पहले मैं बाकिर साहब की बात करता हूँ। बाकिर ठीक है साहब जी, एक जो हैं ब्रेकिंग है कि अमरीकी डेलीगेशन ही को लेकर एक त्यारा जो है इस्लामाबाद लैंड कर चुका है। त्यारे में अमरीकी वफ्द मौजूद है। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं। कल रात के ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा था और अब से कुछ देर पहले अमरीकी एक त्यारा पाकिस्तान इस्लामाबाद जो है वो लैंड कर चुका है। ये दोबारा आपको बताते चलते हैं कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्लामाबाद अकॉर्ड के लिए। दोनों जानिब से वफूद ने पाकिस्तान पहुंचना था। ईरानी वफ्द रातगह पहुंच चुका था। अब जनाब ज़रा ये बता रहे हैं कि अमरीकी एक त्यारा जिसमें अमरीकी डेलीगेशन मौजूद है वो इस्लामाबाद में लैंड कर चुका है। राइटर्स ये दावा कर रहा है कि अमरीकी डेलीगेशन को लेकर अमरीका का एक त्यारा वफाकी दारुल इस्लामाबाद लैंड कर चुका है और दोनों जानिब से वफूद जो हैं वो पाकिस्तान पहुँचना था। उन्होंने हमने देखा कि ईरानी वफ्द जो है वो रातगह पाकिस्तान पहुँचा था, जिसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इसहाक डार और दीगर जो आला हुकाम थे उन्होंने वेलकम किया था। और अब से कुछ देर पहले अमरीकी डेलीगेशन को लेकर त्यारा वफाकी दारुल इस्लामाबाद लैंड कर चुका है। आज इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने हैं। ईरानी और अमरीकी वफ्द ने आमने सामने बैठना है। इस्लामाबाद अकॉर्ड होना है। पाकिस्तान की कोशिशों से बिला आखिर हम देख रहे हैं कि दोनों जानिब जो अफ्रीकैन जो हैं मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए राज़ी हुए थे और डेलीगेशन जो है ईरानी कल रातगह पाकिस्तान पहुँच चुका था रातगह, और जो अमरीकी त्यारा है अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान लैंड किया है। जी आप इस साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो मैं कह रहा था कि जो वाकई गालिबाफ साहब हैं, अगर आप इनकी बैकग्राउंड देखें तो एक एक्स आर्मी ऑफिसर हैं जिन्होंने ईरान इराक वॉर में हिस्सा लिया, एक यूनिट कमांड की। उसके बाद ये पॉलिटिक्स में आए, फिर बहुत ही ज़्यादा थ्रू आउट पॉलिटिक्स में रेलिवेंट रहे। फिर उन्होंने IRGC भी ज्वाइन की और जो ईरान है उसकी पुलिस फोर्स के भी हेड रहे। फिर ये जो इनकी एरोस्पेस एजेंसी है ईरान की, उसको भी इन्होंने हेड किया, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो एरोस्पेस एजेंसी जो है वो मिसाइल्स की प्रोटेक्शन और उसको भी देखती है। सो ही इज़ एन एक्स आर्मी ऑफिसर, ही इज़ अ पॉलिटिशियन। और इन्होंने जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर PhD भी की जी। तो इस बैकग्राउंड में अगर आप इनको देखें, और फिर हमेशा से जब भी ईरान में इलेक्शन हुआ पिछले 20 साल के अंदर, ये किसी ना किसी तरह प्रेसिडेंट के कैंडिडेट भी रहे, गो के इलेक्ट नहीं हुए लेकिन कैंडिडेट रहे, तो पॉलिटिकली बहुत रेलेवेंट हैं। और जो IRGC के साथ अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का जो सेटअप है उसके साथ, और जितने कंसर्न्ड कह लीजिए सर्कल्स हैं ईरान के अंदर, उनके साथ लिंक्ड हैं। और प्लस इस पूरी जो एक मूवमेंट है जो 79 के भाई, उसका भी हिस्सा है। अच्छा, फिर जो अब्बास इराक्ची साहब हैं, वो अगर आप देखें तो वो डिप्लोमेट हैं, कैरियर डिप्लोमेट हैं, और उन्होंने भी PhD की हुई है। और उनका जो PhD वो पॉलिटिकल थॉट के ऊपर है, जिसमें उन्होंने अक्सर कहा कि उनकी बहुत जो फेवरेट तरीन किताब है वो दी रिकंस्ट्रक्शन और रिलीजियस थॉट इन इस्लाम है, जो अल्लामा इकबाल की है। फिर वो बहुत सारी नेगोशिएशंस में भी हिस्सा रहे। आपको पता है JCPO के अंदर भी ही वाज द वन हु वाज लीडिंग द नेगोशिएशंस बिटवीन USA एंड ईरान। और फिर फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, बड़े अरसे से फॉरेन मिनिस्टर हैं। और उन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं, और उनकी जो 2 किताबें हैं वो बहुत मशहूर हैं, और दोनों की दोनों नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी के ऊपर है। सो आप इससे अंदाजा लगाइए कि वो कितने रेलेवेंट हैं। अच्छा, आप अमेरिकन अगर उसको देखें तो उसके अंदर विटकॉफ साहब हैं। विटकॉफ जो हैं वो एक अभी पॉलिटिशियन नहीं है, बेसिकली वो रियल स्टेट के बंदे हैं, जो रियल स्टेट मैग्नेट हैं, डेवलपर हैं, इन्वेस्टर हैं। लेकिन वो प्रोमिनेंस जब पहली दफा ट्रम्प साहब आए तो उनकी प्रोमिनेंस, उनकी लेकिन दोस्ती ट्रम्प साहब से बहुत ज्यादा है। उसकी वजह क्योंकि ट्रम्प भी एक रियल स्टेट बैकग्राउंड के हैं। तो जो उनकी जो कंपनी थी वो दैट वाज इन क्राइसिस, तो दैट कतर ने उसको बहुत सपोर्ट किया था। उसके बाद से वो मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। कतर से उनकी बहुत दोस्ती है, मिडिल ईस्ट उनका बहुत अच्छे रिलेशंस हैं सारी कंट्रीज के साथ, स्पेशली गल्फ कंट्रीज के साथ। मतलब ट्रम्प की जो कह रहे हैं कि किचन कैबिनेट में जो लोग उनके बड़े करीबी जो लोग हैं वो उनके साथ बड़े लॉयल हैं, बड़े माजी में भी उनके करीब रहे हैं, जो उनके साथ इस टाइम अमूर हुकूमत जो है वो देख रहे हैं। अभी हमें जनाब ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक राशिद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, साबिक सफ़ीर भी रहे हैं। आपको सर वेलकम करेंगे सिचुएशन रूम में। ये बताएं कि दोनों जानिब से डेलीगेशन पाकिस्तान जो है वो पहुंच चुके हैं। अब ये कितना इम्पोर्टेंस है, कितना इम्पोर्टेंट है आज का दिन पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान की डिप्लोमेसी से सारा मामला जो है आज का दिन आन पहुंचा। दोनों कंट्रीज अपनी हार्ड पोजीशंस पे मौजूद थे, पहले सीज फायर, और आज बिला आखिर पाकिस्तान दोनों कंट्रीज को आमने सामने बैठाने में कामयाब हो गए। देखिए, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। ये ऐसा मोमेंट है कि जो दुनिया इसका तस्वर नहीं कर रही थी,
और दुनिया एक आलमी जंग के दहाने पे पहुंच चुकी थी और कई सालों के बाद दोनों मुल्कों के वफूद आमने सामने बैठेंगे, बातचीत होगी तो इंशाल्लाह रास्ते निकलेंगे। मेरा ख्याल है इन दोनों वफूद का आमने सामने बैठना, पाकिस्तान में बैठना, पाकिस्तान की एक सुनहरी बहुत बड़ी कामयाबी है। ये खुशी का दिन है, ये अमन का दिन है, ये पूरी दुनिया के गरीब अवाम का दिन है जो अमन की तरफ देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं बहुत पुरुमीद हूँ। ये आमने सामने बैठना ही किस्म का आधा काम हो चुका है और देखें ये डिपेंड तो ये करता है दोनों मुल्कों के ये कैसे आगे चलते हैं। लेकिन जिसके साथ के डेलीगेशंस आए हैं, 14 मेंबर डेलीगेशन देखें ईरान का है और उनका जो मेंबर है अमेरिका का, उसमें उनको वाइस प्रेसिडेंट उसको हेड कर रहे हैं। उसमें सेंटकॉम के सीनियर उसमें सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, उसमें उसका ट्रम्प साहब का दामाद साथ बैठा हुआ है। तो इंशाल्लाह ये दोनों मुल्कों ने पूरा जोर लगा लिया है और अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी और पाकिस्तान हर आने वाले दिन के साथ आलमी सतह पे इसकी पिजराई होगी, इज्जत में इजाफा होगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह अब एक सुनहरे दौर में दाखिल होने जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान ने खासा मुश्किल टाइम जो है फेस किया। अभी मैडम आसमी फरमा रही थी कि 80,000 तो हमने जाने दी पाकिस्तानी कौम ने। अब इसके बाद ये पूरे मामला पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एक स्टैंडिंग चेंज हुई है पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर होने जा रहा है, इस पर बात ब्रेक लेते हैं।